क्या होते हैं? क्या आपको नाम से क्या लग रहा है, वर्ड से क्या समझ में आ रहा है कि कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते होंगे और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते होंगे? कुछ नाम से फील आ रहा हो कांटेक्ट और लाइक टच क्या? करके फोर्स करे तो वो कांटेक्ट फोर्स होगा, नॉन कांटेक्ट जैसे एयर से हो तो नॉन कांटेक्ट। बिल्कुल सही बोला आपने कि देखो, ये बोल भी रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम इनटू कांटेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ जाए और उनके कांटेक्ट की वजह से जो फोर्स लगे उसको हम क्या बोलेंगे? कांटेक्ट फोर्स। और जो फोर्सेस विदाउट कांटेक्ट किए हुए, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल पुल, जो अर्थ हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, क्या वो कांटेक्ट फोर्स होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है? सर नॉन कांटेक्ट। नॉन कांटेक्ट। देखो, अर्थ हमारे नीचे ही है, ग्राउंड में पैरों के नीचे है अर्थ, और हमारे पेड़ से जैसे एप्पल गिरता है नीचे, तो वो हम पेड़ के ऊपर जो एप्पल लगा होता है उसके ऊपर फोर्स लगा रही होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है? यस तो वो अर्थ हमेशा हर एक ऑब्जेक्ट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगाती है बिना किसी कांटेक्ट के, तो उसको क्या बोलते हैं हम? नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या बोलते हैं? जैसे किसी टच की वजह से, टच की वजह से इन द सेंस कि देखो, ये इस बंदे ने, आप इस एग्जांपल को देखो, इस बंदे ने इसको हाथ से टच किया है कि नहीं? इसको टच किया है, तो ये एक पुलिंग फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स लगा रहा है। क्या ये टच की वजह से है? टच की वजह से है कि नहीं? यस। जैसे अगर मैं ये मेरे हाथ में कैलकुलेटर है, ये अगर मैं इस हाथ पे चलाना चाह रहा हूं, ऐसे देखो, ऐसे में अगर मैं चलाना चाह रहा हूं इसको आगे की तरफ, तो क्या मैं इस उंगली से इस कैलकुलेटर को टच कर रहा हूं तभी तो आगे की तरफ चल रहा है? यस तो ये, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे यस। पुलिंग फोर्स लगा रहा हूं या पुशिंग फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत है कि नहीं? यस भाई कांटेक्ट करना तभी लगेगा। और सिमिलरली हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, क्या वो दो कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में लगता है? फ्रिक्शन फोर्स जब दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, क्या वो कांटेक्ट की वजह से लगता है फ्रिक्शन फोर्स? यस। तो फ्रिक्शन फोर्स भी आपका कांटेक्ट फोर्स होगा और आपका पुशिंग फोर्स भी आपका कांटेक्ट फोर्स होगा। सिमिलरली अगर आपका, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट, ये मान लो कोई ब्लॉक था, वो ग्राउंड पे रखा था, ग्राउंड पे जैसे ही रखा था, तो क्या इसका वेट डाउनवर्ड लगेगा? इस ऑब्जेक्ट का वेट तो डाउनवर्ड लगेगा ना, वेट mg है। तो अगर ये नॉर्मल रिएक्शन, अब देखो जैसे कि ये मेरा कैलकुलेटर है, अब मैं इसको ऐसे पकड़ा हुआ हूं, तो इसका वेट तो अभी भी डाउनवर्ड ही लग रहा है ना? वेट तो इसका डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन इस पर कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रही, क्योंकि ये देखो बीच में टंगा हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रही ना। अब जब मैंने इसको हाथ पे रख दिया, इस वाले हाथ पे रख दिया, तो इसका वेट तो अभी भी डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रही है, कितना? अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है कि नहीं? यस तो जो हमारी नॉर्मल रिएक्शन होती है या नॉर्मल फोर्स होता है, वो भी किसकी कैटेगरी में आता है? कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में। क्लियर है? यस सिमिलरली हमारा जो फ्लोटिंग, इसको हम पढ़ेंगे फ्लूइड जब चैप्टर आएगा आपका। जब चैप्टर आएगा ना, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसमें हम पढ़ेंगे, जैसे कि उसमें एक फोर्स होता है बायंट फोर्स, आपने शायद अगर स्कूल में पढ़ाया हो, तो बायंट फोर्स होता है एक। जैसे कि आपकी कोई बॉल है, प्लास्टिक की बॉल से आप खेले हो बचपन में? उसको जब पानी के ऊपर फेंकते हो, या फिर कोई भी बॉल ले लो, फुटबॉल ले लो या क्रिकेट बॉल ले लो, रबर की होनी चाहिए बॉल, पत्थर वाली बॉल नहीं होनी चाहिए जो बड़े क्रिकेटर्स खेलते हैं, वो वाली नहीं, नॉर्मल हम जो बच्चे लोग खेलते हैं वो वाली बॉल होनी। पानी में फेंकते क्या वो तैरती है? यस लेकिन उसका कुछ पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे, तो उस बॉल का कुछ पार्ट पानी के अंदर डूबा रहता है, ना। तो उस बॉल का जो वेट होता है वो क्या होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होता है, उस बॉल का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होता है। लेकिन जैसे वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होता है, उस पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में उस पर एक फोर्स लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बायंट फोर्स बोलते
ये कंडीशंस हम लोग पढ़ेंगे, सारी की सारी कंडीशन फ्लूइड वाला जब चैप्टर आएगा, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, कैसे बॉडीज तैरती हैं, कब फ्लोट करती हैं, कब सिंक करती हैं। जैसे बॉडी अगर सिंक भी कर रही है ना, उस पर भी एक अपवर्ड डायरेक्शन बायंट फोर्स लगता है। क्या ये कांटेक्ट की वजह से आया है? बॉल जब आपके हाथ में थी, तब आप, जैसे तालाब में पानी भरा हुआ है, आपके हाथ में बॉल है, तब क्या तालाब के बीच में, बॉल के बीच में कोई फोर्स लग रहा है? बॉल आपके हाथ में, आप किनारे पे खड़े हुए हो, तालाब के किनारे पे खड़े हुए हो, और बॉल आपके हाथ में है, बॉल आपने तालाब में फेंकी नहीं है। या फिर आप बाल्टी ले लो, टप ले लो, पानी का बाल्टी रखी हुई है, आपने बॉल को बाल्टी में नहीं डाला है, जब तक आपके हाथ में है, तब जब आपके बॉल हाथ में है, तब क्या जो टप में जो पानी है, उस पानी के बीच में, बॉल के बीच में कोई फोर्स लग रहा है? नो सर। कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। जैसे ही आप बॉल को नो पानी सर। में डाल दोगे, जैसे ही बॉल को आपने पानी में डाल दिया, तो क्या पानी और बॉल कांटेक्ट में आ गए? यस सर। और उस कांटेक्ट Yes, की sir. वजह से, उस कांटेक्ट की वजह से ही आपका बॉल पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा, जिसको हम बोलते हैं बायंट फोर्स। तो ये बायंट फोर्स भी टच की वजह से आया कि नहीं आया? यस सर। कांटेक्ट की वजह से Yes, आया ना, sir. जब बॉल आपकी वाटर से कांटेक्ट में आई, तभी तो आया है बायंट फोर्स। यस। तो इसको क्या बोलते हैं, ये भी ये बायंट फोर्स को भी क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। क्लियर है कांटेक्ट फोर्स? यस सर। यस सर। बहुत टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स Yes, होते हैं। sir. अभी हम बेसिक कुछ फोर्सेस मैंने बताए हैं जो अभी आपके यूज में आने वाले हैं। अब देखो, कांटेक्ट फोर्स ना, एक्चुअली में कांटेक्ट फोर्स होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है। जैसे कि आपने अगर पढ़ा हो, तो क्या हर सरफेस पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? यस सर। यस सर। Yes, इस sir. पे इस पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये आपस में कुछ बॉन्डिंग करने की कोशिश करते हैं, आपस में बॉन्डिंग करने की कोशिश बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग। क्या बोलते हैं? कोल्ड वेल्डिंग। ये ज्यादा डिटेल में आपके में आएगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का कंसेप्ट है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का कंसेप्ट है, तो आपका ज्यादा लेवल में नहीं आएगा। बस आपको इतना समझना है कि जो आपका कांटेक्ट फोर्स होता है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है। और वो किसकी वजह से आता है? दो बॉडीज के कांटेक्ट की वजह से। तो क्यों आता है? कि उन बॉडीज के जो एटम्स हैं, उनके बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है। तो बॉन्ड जैसे ही बनना स्टार्ट हो जाता है, तो जैसे आपने देखा होगा, जब बॉडी को रखी हुई है, किसी एक बॉडी दूसरे के ऊपर रखी हुई हो, तो उसको खिसकाना थोड़ा सा हार्ड होता है एज कंपेयर टू एक स्मूथ सरफेस पर रखी हुई हो। होता है कि नहीं? तो उसी जो कांटेक्ट फोर्स होता है, उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता था, उसको हम आगे चल के ये पढ़ेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अब ये जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है, इसका एक चैप्टर पढ़ेंगे स्पेशल इसका हम एक चैप्टर पढ़ेंगे। इसी एनएलएम के बाद में ही आपका चैप्टर जो आएगा, वो फ्रिक्शन फोर्स ही आएगा। तो समझ में आ रहा है? कांटेक्ट फोर्स के ही दो कंपोनेंट होते हैं। एक को जो आपका पैरेलल टू द सरफेस होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। क्लियर है? क्लियर है? Yes. नॉर्मल Yes, फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों कांटेक्ट फोर्स की वजह से आते हैं। और वे किस नेचर के होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब Yes. देखो, अब हम आते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस पे। देखो, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? वो फोर्सेस जो बिना किसी फिजिकल टच के लगे जाएं, विदाउट मेकिंग डायरेक्ट फिजिकल टच, यानी कि बिना किसी फिजिकल टच के लगे जाए। जैसे कि किसी को छुआ नहीं और फोर्स लग गया, बिना छुए ही फोर्स लग जाए। अभी तक क्या हो रहा था? छूने से ही फोर्स लग रहा था ना। Yes. अरे अभी Yes, अभी sir. तक हमने ये जो पढ़े हैं, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में और थर्ड वाले में, तीनों में छूने पे ही फोर्स लग रहा था कि नहीं? छूना मतलब कांटेक्ट।
कांटेक्ट करने पे ही तो फोर्स लग रहा था, छूने पे ही तो फोर्स लग रहा था, टच हो रहा था तभी तो फोर्स लग रहा था इन Yes, तीनों में। sir. Yes, अब sir. जैसे जैसे हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस पे आए, नॉन मतलब बिना छुए, कांटेक्ट मतलब छूना, बिना छुए जो फोर्सेस लगे उनको हम बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि हमारा हर एक बॉडी, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, वो सॉरी अर्थ होती है, वो हर एक ऑब्जेक्ट को एक ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से, फोर्स से खींचती है अपनी तरफ। Yes, sir. Yes. sir. एक फोर्स से खींचती है अर्थ अपनी तरफ, जिसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है बताएगा मुझे कोई? ग्रेविटेशनल mg. फोर्स का? MPH. नहीं, Capital ग्रेविटेशनल फोर्स जी M1 into M1 M2 upon M2 R2. अपॉन आर स्क्वायर। R इस squared. फोर्स से इस फोर्स से हमारा जो अर्थ होता है वो हर एक ऑब्जेक्ट को खींचता है। हमारी जो अर्थ होती है वो हर एक ऑब्जेक्ट को इस ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचती है। तो क्या इस ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कोई फिजिकल टच की जरूरत है? No, sir. No, sir. जैसे मैं इस No. पेन को देखो इस, ये जो मेरे हाथ में पेन दिख रहा है आपको, Yes, sir. Yes, Yes, sir. इस पेन को ग्राउंड पे गिरा रहा हूँ, इस पेन को जैसे ही मैं ग्राउंड पे गिरा रहा हूँ, इधर गिर रहा है, तो क्या अर्थ की वजह से ही गिर रहा है ना? इस पेन को अर्थ नीचे की तरफ खींच रही, तभी तो नीचे की तरफ गिर रहा है ये। Yes, sir. Yes, sir. क्या अर्थ इस पेन Yes. को छूने के लिए आ रही है? क्या अर्थ इस पेन को छूने के लिए आ रही है? No, sir. नहीं आ रही ना। No, No, sir. अर्थ क्या कर रही है? बिना पेन को छुए ही फोर्स लगा दे रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि बिना कॉन्टैक्ट में आए हुए फोर्स लग रहा है भाई। अब सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाले में क्या है? आप बचपन में खेले हो मैग्नेट से, ऐसे जैसे ये पीछे की तरफ जा रही है। सेकंड वाले में मैग्नेट से कभी बचपन में खेले हो कि दो मैग्नेट ले ली, अगर उसका साउथ पोल, जैसे देखो ये फर्स्ट वाली है, मान लो ये सेकंड वाली है, तो सेकंड देखो साउथ से साउथ वाले को आगे की तरफ बढ़ा रहा है ना, तो पीछे वाली जो मैग्नेट है सेकंड वाली, वो पीछे हटती जा रही है। पीछे हटती जा रही है कि नहीं? क्या Yes, sir. क्या ये मैग्नेट कांटेक्ट में आ रही है? No, sir. No, sir. नहीं आ रही ना। तो मैग्नेटिक फोर्स को भी हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स को भी क्या बोलते हैं? Non-contact. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। Non-contact. साउथ पोल के बीच में, दोनों साउथ पोल्स के बीच में विदाउट कांटेक्ट किए हुए फोर्स लग रहा है। और जैसे ही नॉर्थ टू साउथ करेंगे तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। जैसे देखो नॉर्थ से नॉर्थ के बीच में रिपल्सन, नॉर्थ टू नॉर्थ के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, और साउथ से साउथ के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा। जैसे ही आप नॉर्थ से साउथ कर दोगे या फिर साउथ से नॉर्थ कर दोगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन फिर भी वो टच होने से पहले फोर्स लग चुका होगा, बिना टच किए हुए। जैसे कि कभी होता है ना, अगर चुम्बक को किसी भी एक चुम्बक को मैं पलट दूं तो क्या हो जाएगा? ये आपस में चिपक जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगी। चिपकने से पहले इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगने के लिए किसी कांटेक्ट की जरूरत पड़ रही है कि नहीं? No, sir. नहीं पड़ रही ना। No, sir. इसीलिए इसको हम किसी कैटेगरी में रखते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। ऐसा आप 12th क्लास में पढ़ोगे, ये भी आप 12th में ही पढ़ोगे, ये भी आप 12th में ही पढ़ोगे, और ये भी आप 12th में ही पढ़ोगे। इसको पढ़ोगे बस 11th में। इसको आप पढ़ चुके होंगे वैसे जनरली कुछ लोग तो। अब इधर देखोगे तो आप देखोगे कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक यानी कि अपोजिट चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो अनलाइक चार्जेस होते हैं, उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम जिसको बोलते हैं। सिमिलरली इसकी तरह होता है, जस्ट इसमें क्या होता है? एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है कि जी की जगह क्या होता है? के होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सेम टू सेम इसी की तरह फॉर्मूला होता है। एनालॉजी सेम होती है दोनों की। अब देखो जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है तो दो चार्जेस दूरी पे रखे हुए हैं, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगे। जैसे एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। देखो जब ये चार्जेस यहाँ पे रखे थे, एक चार्जेस यहाँ पे था, एक चार्जेस यहाँ पे था, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, इसका इधर इसका इधर, दोनों। ये क्या था? नेगेटिव चार्ज, और ये आपका पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, तो दोनों क्या कर रहे हैं? पास में आते हैं यार, क्योंकि दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ना। अरे Yes, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो पास में ही तो आएंगे। और जैसे जैसे पास में आ रहे हैं तो देखो प्लस और माइनस मिलके बीच में न्यूट्रल हो जा रहे हैं। देखो अगर प्लस को माइनस से मिलाओगे, दोनों को अगर मिला दोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा ना चार्ज, तो Yes, न्यूट्रल हो जाएगा।
तो इन दोनों को जब बीच में आके गायब क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि जैसे प्लस को जब माइनस साइन से मिला दोगे तो दोनों न्यूट्रल चार्ज हो गए। तो ये समझ में आया कि क्या इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, क्या उनको टच की जरूरत है? नो सर। बिना छुए फोर्स लग रहा है ना, बिना छुए फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। सिमिलरली न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस, ये वैसे फोर्सेस आपको मैंने फिजिकल वर्ल्ड में भी पढ़ाए थे, ये सेम टू सेम फोर्सेस, अगर आपको याद हो तो फिजिकल वर्ल्ड में भी पढ़ाए थे। अब न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं? न्यूक्लियर फोर्सेस उनके बीच में लगते हैं, जैसे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन के बीच में, इनके बीच में। ये किस पे? मॉलिक्यूलर लेवल पे लगते हैं। बहुत छोटी डिस्टेंस हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते एक्चुअली में उन फोर्सेस को। हम अपनी आंखों, वैसे तो हम इसको भी नहीं देख सकते, इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को भी अपनी नेकड आंखों से नहीं देख सकते, कुछ न कुछ यूज करके, कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करके ही देख पाएंगे। सिमिलरली इनके न्यूक्लियस के भीतर भी एक फोर्स लगता है जिसको न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ये भी क्या होता है? कॉन्टेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, ये भी आपका कॉन्टेक्ट पे डिपेंड। इसका कोई वैसा एग्जांपल नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं कि जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स वाला बता दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला बता दिया, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स वाला बता दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला भी बता दिया। लेकिन ये जो फोर्थ वाला न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही छोटी स्मॉल डिस्टेंसेस के बीच में लगता है, बहुत ही छोटी डिस्टेंसेस के बीच में लगता है। इसलिए इसका कोई मैं वैसे नहीं बता सकता कि कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके बता दूं, क्योंकि प्रैक्टिकली में आपको दिखेगा नहीं है। ये सिर्फ रिसर्च लेवल का फोर्स होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ये क्यों लगता है। जैसे देखो, न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है कि नहीं? न्यूट्रॉन यस सर। कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। एक प्रोटॉन ये है मान लो, और एक प्रोटॉन यहाँ पे भी है कोई, ये रेड मान लो प्रोटॉन है, रेड मान लो प्रोटॉन है। तो क्या प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, लगेगा ना। उस रिपल्सन फोर्स को फिर मेंटेन कौन कर रहा है? लेकिन ये न्यूक्लियर फोर्स, बेटा न्यूक्लियर, उस रिपल्सन फोर्स को, उसके बीच में जो लग रहा था उसको मेंटेन कर रहा है आपका न्यूक्लियर फोर्स, उसको मेंटेन करता है आपका न्यूक्लियर फोर्स। इसीलिए जो आपका न्यूक्लियस होता है वो फूटता नहीं है, फटता नहीं है न्यूक्लियस। नेचर ने ये फोर्स दिया है उनको, ऐसा नहीं है कि किसी ने क्रिएट किया है, नेचर ने ये फोर्स दिया है इन लोगों को। जैसे आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, कि वो क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज है, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी तो है कि नहीं? यस तो सर। उनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगना चाहिए। उस रिपल्सन फोर्स को कौन मेंटेन करता है? न्यूक्लियर फोर्स मेंटेन करता है, और ये बिना किसी कॉन्टेक्ट के फोर्स लगता है। इसलिए इसको किस कैटेगरी में डाला जाता है? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस की कैटेगरी। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े फिर। यस सर। यस ओके, अब आते हैं हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स के। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, इंटरनल से क्या समझ में आ रहा है? इंटरनल से क्या समझ में आ रहा है, और एक्सटर्नल से क्या समझ में आ रहा है? इंटरनल आप एक तरह से बोल सकते हो, घरों में बोलते हो, ये है ना हमारा फैमिली का इंटरनल मामला है। ये वर्ड यूज करते हैं कि नहीं? यस सर। आप बीच में ना बोलो, ये हमारा इंटरनल मामला है। होता है ऐसा, जनरली होता है नहीं? तो आप अब देखो ये इंटरनल एक्सटर्नल किस पे डिपेंड करता है? इंटरनल और एक्सटर्नल हमेशा डिपेंड करता है आप सिस्टम क्या ले रहे हो। आपने देखा होगा, चलो मैं आपको आपके ऊपर एग्जांपल बताता हूँ। जब आपने अपनी बॉडी को सिस्टम लिया, आपने खुद की बॉडी को सिस्टम लिया, तो आपके दिमाग से जो सिग्नल जा रहा है, मान लो एक सेकेंड, एक बच्चे का नाम लेता हूँ, किसी का, मान लो हर्ष का नाम लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मान लो हर्ष के माइंड ने बोला कि हर्ष आप फ्रिज जाओ, पेट को भूख लगी है, और आप जाओ फ्रिज में से एक एप्पल निकालो और खा लो। आपने अगर अपनी बॉडी को सिस्टम लिया है,
तो आपको जो दिमाग से इंस्ट्रक्शन मिला, आपके हाथ को जो इंस्ट्रक्शन मिला कि आप फ्रिज में से एप्पल निकालो और आप खा लो, तो ये किस में आया? इंटरनल में, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर का ही तो बात थी, अंदर ही तो दिमाग ने अंदर ही तो एक्शन दिया था आपको, दिया था कि Yes, नहीं? sir. Yes, sir. और Yes, यही बात आपके अलावा अगर कोई बोले, आपकी मम्मा बोले आपसे कि बेटा जाओ फ्रिज में से एक एप्पल रखा है इसको खा लो, तो ये क्या हुआ? आपने अपनी बॉडी को सिस्टम माना है, ये बाहर के किसी ने आपको इंस्ट्रक्शन दी है, तो आपकी मम्मी का जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स माना जाएगा। अब आपने क्या किया? अपनी फैमिली को, मान लो आपने पूरी फैमिली को एज ए सिस्टम मान लिया। अब आपने क्या किया? पूरी फैमिली को आपने सिस्टम मान लिया। मान लो पूरी फैमिली को सिस्टम मान लिया, तो अब क्या होगा? आपकी मम्मी बोले, आपके पापा बोले, कभी आपकी मम्मी ने बोला बेटा जाके एप्पल खा लो फ्रिज में से जाके, सेम बोला है। पहले क्या था? आपकी मम्मी बोल रही थी, आपने खुद को सिस्टम माना था, तो आपकी मम्मी ने जब आपको सेब खाने के लिए बोला था तब वो एक्सटर्नल रिएक्शन था। अब जब आपने सिस्टम मान लिया अपनी पूरी फैमिली को, तब आपकी मम्मी बोल रही है, तो वो क्या होगा? आपका इंटरनल रिएक्शन आ जाएगा। इंटरनल एक्शन क्यों आएगा? क्योंकि आपने पूरी फैमिली को एज अ सिस्टम मान लिया है। समझ में आ रहा है कि? अरे मम्मी पापा आपकी फैमिली में ही आते हैं ना। Yes, sir. अब अगर आपको कोई पड़ोसी आके बोलेगा ना, आपका कोई पड़ोसी बेटा है, नाइबर आ रहा है आपका, नाइबर अगर आपसे कोई बोले कि भाई ऐसा करो हर्ष आप फ्रिज से जाके एप्पल खा लो, तब ये आपके लिए एक्सटर्नल फोर्स होगा। फिर ये एक्सटर्नली आप पे फोर्स लगा रहा है कि आप जाओ फ्रिज से वो खाओ, एप्पल खाओ। लेकिन अगर आपकी मम्मी बोले या पापा बोले या आपका बड़ा भाई बोले, ब्रदर बोले, ये तीनों बोले, आपकी फैमिली के अंदर आते हैं, क्योंकि आपने फैमिली को सिस्टम माना है, तो ये किस में आएगा? इंटरनल फोर्स में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. सिमिलरली आपने क्या किया? अब आपने क्या किया? अब आपने क्या किया कि जिस गांव में, जिस मोहल्ले में रह रहे हो, आपने उस सबको अपना सिस्टम मान लिया। आपने मान लो अपना जो भी विलेज में आप रह रहे हो, जिस विलेज में आप रह रहे हो, पूरे विलेज को सिस्टम मान लिया। तो आपके गांव का कोई भी पर्सन आपसे बोलेगा ना, हर्ष से बोलेगा बेटा हर्ष आप घर पे जाओ अपने फ्रिज से एक एप्पल खा लो, तो आपके गांव का कोई भी बंदा बोलेगा ना, वो आपका इंटरनल फोर्स होगा, क्योंकि आपने पूरे गांव को सिस्टम ले लिया है कि नहीं? Yes, sir. तो आपने पूरे गांव को सिस्टम ले लिया, तो आपके गांव का कोई, अगर आपके अब पड़ोसी गांव का अगर कोई बोलेगा ना, अगर आपके पड़ोसी गांव का कोई बंदा बोलेगा आपसे कि भाई हर्ष जाओ अपने फ्रिज से एप्पल खा लो, तब जाके वो एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो आप देख रहे हो चीजें चेंज हो रही है, सेम एक्शन सेम था, सब लोग यही बोल रहे थे कि हर्ष जाओ आप अपने फ्रिज से एप्पल खा लो, लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा था? इंटरनल एक्सटर्नल, आप सिस्टम क्या ले रहे हो? System. है। अब वहीं पे अगर आप पूरे गांव को छोड़ दो, पूरे हिमाचल को अगर आप एज ए सिस्टम ले लो, तो पूरे हिमाचल को एज ए सिस्टम ले लोगे, हिमाचल प्रदेश को एज ए सिस्टम ले लोगे, तो क्या होगा? अब पूरे हिमाचल से आपको कोई भी बंदा बोले कि हर्ष जाओ अपने फ्रिज से एप्पल खाओ, तो पूरे हिमाचल आपका किस में आएगा? इंटरनल मैटर में आएगा। ये हमारा हिमाचल का मामला है भाई। होता है ना जैसे सीएम बोलते हैं ये हमारा हिमाचल मामला है, हम लोग देख लेंगे, तो वो क्या करते हैं? सीएम अपने हिमाचल को एज ए सिस्टम लेते हैं। अब आपने क्या किया? पूरे इंडिया को एज ए सिस्टम ले लिया, पूरे इंडिया को एज ए सिस्टम ले लिया, तो क्या होगा? जब आपको कोई यूएस का बंदा कुछ बोलेगा, वो आपका एक्सटर्नल अफेयर आएगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा। और जब भी आपका इंडिया का, मान लो मैं आगरा का हूं, वो हर्ष से कुछ भी बोल रहा हूं, तो हमारा क्या होगा? इंटरनल मैटर होगा कि नहीं? Yes, sir. तो अब सेम चीज है, चीज सेम है, लेकिन चीजें डिपेंड किस पे कर रही हैं? सिस्टम पे। क्या आपने सिस्टम क्या माना है? सिस्टम क्या माना है? तो आपको क्या समझ में आया कि अगर कोई एक्शन का पेयर, एक्शन का पेयर, डज रिएक्शन पेयर एग्जिस्ट विद इन द कंसिडर्ड सिस्टम, कि अगर कोई एक्शन रिएक्शन का पेयर दिया हुआ है, क्या वो जो सिस्टम आपने माना है उसके अंदर आ रहा है? अगर आ रहा है, इफ यस, देन वो एक्शन रिएक्शन का पेयर क्या माना जाएगा? इंटरनल फोर्स माना जाएगा। और अगर आपके सिस्टम के अंदर नहीं आ रहा है, आपने जो सिस्टम माना उसके अंदर नहीं आ रहा है, तो वो क्या माना जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है? अब फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको कुछ समझाता हूं। अब मान लो ये एक बंदा ब्लॉक को, इस ब्लॉक को मान लो ब्लू ब्लॉक था,
ये 1 है, ये 2 है। हमने पहले क्या माना, पूरे दोनों ब्लॉक्स को एक सिस्टम मान लिया, दोनों ब्लॉक को सिस्टम 1 मान लिया कि ये भाई पूरा एक सिस्टम है, ये मैंने मान लिया इनिशियली। तो क्या देखो, ये ब्लॉक इस 1 ब्लॉक को धकेल रहा है अगर, तो क्या ये ब्लॉक 2 पे एक फोर्स लगाएगा? यस सर। 2 को भी तो आगे की तरफ पीछे धकेलेगा। तो इस 1 ब्लॉक ने 2 पे फोर्स लगाया, जिसको इस डायरेक्शन में, भाई इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन से, तो ये 2 को उसी डायरेक्शन में धकेलेगा, आगे की तरफ ही धकेलेगा कि नहीं? यस सर। तो इसने 1 ने 2 को एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो एक्शन रिएक्शन पेयर के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, क्या ये 2 भी 1 पे एक फोर्स लगाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में? यस सर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एक एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, होगा कि नहीं? यस सर। ये पूरा एक्शन रिएक्शन का जो पेयर है, क्या वो सिस्टम के अंदर आ रहा है? यस सर। सिस्टम के अंदर आ रहा है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, देखो N1 को भी इंटरनल बोल रहे हैं और N2 को भी इंटरनल बोल रहे हैं, यानी कि ये दोनों पेयर अगर सिस्टम 1 में क्या होंगे, इंटरनल फोर्स होंगे। समझ में आया? यस सर। सिमिलरली अब क्या किया, सिस्टम सेम है, अब मैंने क्या माना, इसको सिस्टम मान लिया। अब क्या किया, सिर्फ ब्लू ब्लॉक को सिस्टम माना है मैंने। अब देखो, जब ब्लू ब्लॉक को मैंने सिस्टम माना है, तो क्या ये वाला जो फर्स्ट ब्लॉक था, क्या वो सेकंड ब्लॉक पे N2 वाला फोर्स लगा रहा है राइट डायरेक्शन में? यस सर। लगाएगा। ये सेकंड ब्लॉक भी फर्स्ट पे N1 का फोर्स लगाएगा, रिएक्शन फोर्स। यस सर। तो क्या ये दोनों पेयर, पूरा पेयर सिस्टम के अंदर आ रहा है क्या? नो सर। नहीं आ रहा है। अगर ये सिस्टम के अंदर नहीं आ रहा है तो ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। अगर सिस्टम के अंदर आ रहा है तो इंटरनल फोर्स, सिस्टम के अंदर नहीं आ रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है सबको? यस सर। आगे बढ़े फिर। यस देखो मैंने आपको वो एग्जांपल क्यों दिया था, समझ में आ गया आपको कि आपको पहले अपने खुद की बॉडी को सिस्टम बनवाया, फिर घर को सिस्टम बनवाया, फिर आपके मोहल्ले को सिस्टम बनवाया, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट को, फिर आपके पूरे हिमाचल को, फिर इंडिया को, क्यों सिस्टम बनवाया मैंने, आपको समझ में आ गया? यस सर। सारी चीजें सेम चीज चेंज हो जाएगी इंटरनल और एक्सटर्नल में फोर्सेस में। अगर कोई इंटरनल फोर्स है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, अगर आप सिस्टम डिफरेंट मानोगे तो। डिपेंड करता है सारी चीजें किस पे, कि आप सिस्टम क्या मान रहे हो। क्लियर है? यस सर। अब हम आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम्स पे। अब फ्री बॉडी डायग्राम्स क्या होते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम होता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बॉडी which isolated from its surrounding and showing all external forces acting on it। ध्यान रहे, हम फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाते हैं क्या, कि उसके ऊपर कितने एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, अदर बॉडीज के द्वारा उस पर कितने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए जा रहे हैं, उन सबको हम किसमें दिखाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम में। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हम आइसोलेट करते हैं बॉडी को, कोई बॉडी, कौन सी बॉडी का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद उस बॉडी का मेंशन करते हैं ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, कि उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, किस किस डायरेक्शन में लग रहे हैं। उसके बाद हम चूज करते हैं, जो ये हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड है, कि चूज द एक्सिस एंड रिजॉल्व द फोर्सेस। ये हम बताएंगे जब क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। मान लो बी ब्लॉक का मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, पहले बी ब्लॉक का मुझे बी ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो देखो, क्या मुझे बी ब्लॉक का जो वेट लगेगा नीचे की तरफ लगेगा? यस सर। वेट लगेगा, वेट नीचे की तरफ लग गया कि नहीं? तो जब दोनों ब्लॉक्स का, ए का और बी का वेट मेरा नीचे की तरफ लग गया, तो क्या मुझे ये बताओ कि ये जो सरफेस है क्या ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स भी लगाएगा? यस सर। एक रिएक्शन फोर्स भी लगाएगा ऊपर की तरफ, एन लगाएगा। यस सर। तो अच्छा एक चीज और बताओ, क्या ये फोर्स भी इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा? ये ए भी तो एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा इस पे। यस सर। ए भी एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक एन ए बी भी हो जाएगा। तो आप देखोगे
एक फोर्स बी पे हॉरिजॉन्टल लग रहा है, देखो हॉरिजॉन्टल ये फोर्स लग गया, इसको बी, ये आपका क्या है, ब्लॉक बी है। एक पॉइंट मास दिखाते हैं इसको, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पॉइंट मास दिखाते हैं। तो जैसे ही एक तो आपका बी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, आपका वेट लग रहा है डाउनवर्ड, वेट डाउनवर्ड लग रहा है, वेट डाउनवर्ड लग रहा है। और सिमिलरली और जो एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है। सिमिलरली आपका एक डाउनवर्ड रिएक्शन फोर्स लग रहा है ए की वजह से बी पे, ए की वजह से बी पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एन ए बी, एन बी ए, सॉरी एन बी ए, नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी ड्यू टू ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस यस क्लियर है, क्लियर है कैसे बनाए डायग्राम? ओके ओके, देन आगे बढ़े। यस एक मिनट, क्या हो गया भाई? इस फ्री बॉडी डायग्राम किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। आपको सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि कौन सी बॉडी का आपको फ्री बॉडी डायग्राम पूछा है। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि कौन सी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम पूछा है, फिर उस बॉडी पे जितने भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं ना उनको शो करना है, बस जितने भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं। अब आप इसको मान लो ए बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ए बॉडी का, क्या ए बॉडी पे एक डाउनवर्ड मास लगेगा, वेट इसका mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर mg लगेगा तो इस ये जो सरफेस है क्या इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा n? तो अगर इस बॉडी को इस डायरेक्शन में धकेल रहा है तो क्या ए ब्लॉक बी को ऐसे धकेलेगा इस डायरेक्शन में? धकेलेगा कि नहीं? तो क्या बी ब्लॉक भी ए को बैकवर्ड डायरेक्शन में कुछ फोर्स से धकेलेगा? ए बी को धकेलेगा तो बी भी तो कुछ ना कुछ फोर्स से पीछे की तरफ धकेलेगा, बी को, ए को धकेलेगा ना? तो हम क्या करते हैं, ये फोर्स एक्सटर्नल है इसके लिए, ए वाला अगर हम मानेंगे, ए वाला मान रहे हैं ब्लॉक को, तो देखो हम क्या करते हैं, बॉडी पे कौन से फोर्सेस लग रहा है, एक तो बॉडी पे इधर से फोर्स लग रहा है ए बॉडी पे, एक इधर से बी के द्वारा एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई किया जा रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एन ए बी, रिएक्शन फोर्स ऑन ए अप्लाइड बाय बी, ये क्या होगा, एन बी ए, रिएक्शन फोर्स ऑन बी अप्लाइड बाय ए। ये एन ए बी समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है? देखो जब इधर से फोर्स लग रहा था ए पे, फोर्स हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये ब्लॉक ए आगे की तरफ फिसलने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? जब ये आगे की तरफ फिसलने की कोशिश करेगा तो आप लाइन में देखते हो, जब आप लाइन में खड़े हुए होते हो तो आपके आगे कोई खड़ा है, अगर आपको उसको धक्का मारना है आगे की तरफ, भाई चल आगे, थोड़ा सा आगे चल, तो जैसे आगे की तरफ आप उसको पुश करते हो आगे की तरफ, पुश करते हो। अगर वो बंदा है हैवी, बॉडी शॉडी है उसकी, हैवी है, वो एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, वो आगे नहीं हो रहा, तो क्या आप जिस फोर्स से उसको आगे कर रहे हो, क्या वो पीछे उसी फोर्स से आपको पीछे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। फोर्स पीछे भी तो लगाएगा। तो सिमिलरली ए ने धकेला बी को तो वो उसे क्या बोलेंगे, एन बी ए, और बी ने धकेला ए को बैकवर्ड डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एन ए बी। तो ए ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स क्या हुआ, देखो एफ फोर्स इस डायरेक्शन में लग ही रहा था, आपको दिख रहा है ऑलरेडी। तो ए पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा, क्या, एक रिएक्शन की वजह से, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से, कि बी ने ए पे जो लगाया था क्या था, एन ए बी, आपका वेट डाउनवर्ड लग ही रहा था, और जो एक वर्टिकल फोर्स लग रहा था, सॉरी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन ये देखो mg अगर इधर लग रहा है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन जस्ट इसके लाइन एक्सिस की होती है, सेम एक्सिस में होता है। ये आपको शो करने के लिए, ए को दिखाने के लिए थोड़ा सा साइड में बना दिया है, देखो ऐसे होता है एक्चुअली में। जैसे ए ब्लॉक का अगर हम बनाएंगे तो ये ए बॉडी है, तो देखो ये जो अप्लाइड फोर्स है क्या वो हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड डायरेक्शन में है? देखो इसको फोर्सेस को इसलिए चेंज किया है, देखो ये आपका पॉजिटिव एक्स है, ये आपका पॉजिटिव वाई है, ये आपका नेगेटिव एक्स है, ये आपका नेगेटिव वाई है। देखो यहां से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एफ है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एफ कर दिया, अपवर्ड डायरेक्शन में एन है, अपवर्ड डायरेक्शन में एन है कि नहीं?
डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg है, n आपका बैकवर्ड लग रहा है कि नहीं, माइनस x डायरेक्शन लग रहा है ना, तो देखो यहां से माइनस x डायरेक्शन में n ही लगा दिया। अब इसी बॉडी का b का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, अब देखो b पे कैसे फोर्स लग रहे हैं, b पे फोर्स जरा देखो, b वाले का क्या होगा, इधर देखो, ये a अप्लाई कर रहा था, कौन सा फोर्स था, a अप्लाई जो कर रहा था क्या था, NBA था कि नहीं था भाई, Yes, ए sir. भी, ए धकेल रहा था ना बी को, ए बी को धकेल रहा था, बी का एक तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, वेट, Yes, sir. वेट तो डाउनवर्ड लगेगा ना, कैपिटल mg, और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, चलो मान लो इसका n डैश है, n डैश इस पे नॉर्मल रिएक्शन, तो बी पे कितने फोर्स लगेंगे, 3 फोर्स लगेंगे ओनली। Yes, sir. भाई बी के आगे कोई है नहीं ना, बी के आगे कोई है नहीं है, तो बैकवर्ड रिएक्शन कोई लगाएगा ही नहीं, तो बी पे एक तो इस डायरेक्शन में लग रहा है आपका NBA, और वेट उसका लग रहा है डाउनवर्ड, और नॉर्मल रिएक्शन लग रही है अपवर्ड। तो समझ में आया आपको, क्लियर हुआ कि कैसे ये फोर्सेस बनाए मैंने, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया ये, Yes, Yes, sir. sir. क्लियर हुआ सबको, Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम इस ब्लॉक का बनाने का। जरा आप बनाओगे एक बार इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के बताओ। Yes. आपको मिलते हैं 3 मिनट, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ जरा, तो मैं पूछूंगा कैसे बनाया है आपने। ओके, हर्ष हर्ष बना लिया आपने? Yes, sir. ओके, अच्छा आप ये फोटो भेज सकते हो उसका व्हाट्सएप पे? Yes, sir. हाँ भेजो भेजो जरा, व्हाट्सएप पे फोटो भेजो, मैं देखूं कैसे बनाया है आपने। मानसी, Yes, आपने भी बना लिया? yes, sir. आप भी भेज सकते हो अगर पॉसिबल हो तो। Yes, मैं sir. देखना चाहता हूँ आपने कैसे बनाया एक्चुअली, क्योंकि इसका कोई आंसर तो होगा नहीं फ्री बॉडी डायग्राम का, और स्क्रीन आप ऐसे शो कर नहीं सकते, तो अगर आप पॉसिबल हो तो आप भेज दो, मैं देख लेता हूँ कि कैसे बनाया है आपने, मुझे पता चले क्या मिस्टेक कर रहे हो आप। मैं नाम भी भेज देना अपना साथ में, नाम लिख के अपना। हर्ष आपने ना बनाया तो सही है, लेकिन आपने एंगल लेने में गलती कर दी है, बस साइन थीटा वाला साइड गलत कर दिया, कॉस थीटा वाला वाली साइड गलत कर दिया, और मानसी आपका तो बिल्कुल ही गलत है, बट ट्राई अच्छा था मानसी, बट थोड़ा सा आप मिस्टेक कर गए हो। और हर्ष आपने क्या किया है, एंगल लेने में गलती किए हो, कि जो mg होता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो होता है, वो जो सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन होती है उससे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उससे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो जिस साइड में एंगल बनाता है उस साइड में कॉस कंपोनेंट आता है, और जिस साइड से दूर होता है उस साइड में साइन कंपोनेंट बनाता है। Yes, sir. हाँ, तो अभी चलो मैं बताता हूँ आपको सभी लोग, पहले मैं बताऊंगा कि एंगल कैसे बनेगा, ठीक है। अभी देखो,
मान लो ये सरफेस है आपका, ये एंगल है आपका थीटा, ठीक है, ये आपका ब्लॉक है, इस ब्लॉक का क्या वेट ऐसे लग रहा होगा, इस ऐसे 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 लग रहा होगा वेट, Yes, sir. जिसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा बेटा वेट, वेट जस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, आप वेट को कैसे भी रखो लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड ही। तो क्या आप, मैं ये बोल सकता हूँ इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन है ये वाली लाइन, ये क्या है, Yes, sir. ये इस सरफेस के, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है, और एक लाइन ये है जिसको मैं बोल रहा हूं क्या, इस सरफेस के पैरेलल लाइन है, इस सरफेस के पैरेलल लाइन। एक बच्चे ने और भेजा है जी को, अच्छा ये क्या नाम है बेटा आपका, अभी जो भेजा है आपने नाम, रीना, रीना शर्मा शो कर रहा है उस पे प्रोफाइल पे। सर पीयूष नाम है सर। पीयूष बेटा नाम भी लिख के भेज दो ना, मुझे पता चल जाता है, जिससे कि आपका, आपने फिगर अच्छा बनाया है एक्चुअली में, करेक्ट बनाया है, एकदम करेक्ट परफेक्ट बनाया है। पीयूष अपना नाम भी भेज दिया करो, नाम और बैच, बैच एक्चुअली मैं बाद में भी देखूं जिससे मुझे पता चलेगा हाँ इस बच्चे ने करेक्ट भेजा था, नाम और बैच बताना मत भूला करो, ठीक है। तो देखो जब आपका ये परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं ये लाइन पर पैरेलल है इस सरफेस के, जो मान लो ए बी सरफेस जो है ना, ए बी जो सरफेस है उसके पैरेलल है ये वाली लाइन, और ये लाइन है इसके परपेंडिकुलर, और ये लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये अब थोड़ा सा एंगल में वो कलर चेंज करता हूं इसका, पहले आप ये देखो बस, वो लाइन वाइन हम बाद में देखेंगे। इस ब्लॉक का वेट लग रहा था डाउनवर्ड, तो क्या मैं यहां से, ये मान लो बी है, ये ए है, इसको सी मान लो, इस पॉइंट को मैं सी मान लेता हूं, इसको मान लू डी। तो मैंने अगर इस लाइन पे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे परपेंडिकुलर बना गिराया है, तो क्या ये 90 डिग्री का एंगल होगा, Yes, sir. होगा कि नहीं। तो ये एंगल क्या होगा बेटा, ये एंगल क्या होगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है, सर 180। 180 degree. 180। ओके, तो क्या मेरा देखो, ये एंगल और ये एंगल, मान लो ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अल्फा प्लस 90 प्लस थीटा मेरा कितना होगा, 180 होगा, यस सर। 180 होगा। तो मेरा अल्फा क्या आ जाएगा, देखो जरा अल्फा क्या होगा, देखो 180 में से 90 गया तो 90 माइनस के थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा आएगा कि नहीं आएगा अल्फा। तो क्या मैं इसको 90 माइनस के थीटा लिख सकता हूं, Yes, sir. है। अब आप एक चीज देखो कि यहाँ पे ना एक लाइन बनाएंगे हम पैरेलल टू द सरफेस, जैसे कि इस सरफेस के पैरेलल लाइन बनाएंगे, इस सरफेस के पैरेलल और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन। तो देखो इनके बीच में ना, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। और ये लाइन कहां से निकलेगी, देखो जैसे यहां से ये है, तो एक ऐसी लाइन बनेगी और एक ऐसी लाइन बनेगी। तो देखो इस लाइन के बीच में, इस लाइन के में और इस लाइन के बीच में ये पैरेलल लाइन है, ये जो इसकी पैरेलल है, इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल होगा कितना, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में। ये तो आपका क्या था, वेट था वर्टिकली डाउनवर्ड, ये आपका ब्लॉक था, ये समझ में आ रहा है, ब्लॉक ये डाउनवर्ड वेट लग रहा है ब्लॉक का। तो एक लाइन आपकी इस फोर्स को हम देख रहे हैं, हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इस फोर्स का जो वेट है ना, वेट जो लग रहा था ना आपका, वो इस वाली लाइन से कितना एंगल है, इस वाली, ये वाला एंगल हम निकालना चाह रहे हैं, ये वाला एंगल, ये वाला मान लो बीटा है आपका। तो देखो ये वाला एंगल अगर 90 माइनस के थीटा है, देखो ये वाला एंगल 90 माइनस के थीटा है, तो क्या ये वाला एंगल भी 90 माइनस के थीटा होगा, क्योंकि देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है,
जैसे दो लाइन अगर पैरेलल हैं, ये दो लाइन अगर पैरेलल हैं और सेम लाइन है, मान लो ये कोई सेम लाइन है, तो जो एंगल ये होगा क्या वही एंगल ये वाला होगा? Yes, Yes. sir. होगा कि नहीं? तो सेम कंडीशन इधर बनना है। ये देखो यही लाइन है, सेम वर्टिकल लाइन है, ये एंगल 90 माइनस के थीटा है, क्या ये एंगल भी 90 माइनस के थीटा होगा ये वाला? Yes, sir. क्या ये एंगल, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, क्या ये भी 90 माइनस के थीटा होगा? Yes, sir. होगा कि नहीं? ये एंगल समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो Yes, अगर देखो sir. ये 90 माइनस के थीटा होगा तो ये पूरा एंगल इस लाइन के और इस लाइन के बीच में टोटल एंगल है 90। तो देखो ये लाइन कैसे है, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे, तो ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री है आपका, ये 90 डिग्री है। और यहां से वेट डाउनवर्ड गया है, ऐसे डाउनवर्ड वेट गया है, और आपका ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये एंगल हमारा निकल आया है कितना, ये वाला एंगल हमारा निकल आया है कितना, 90 माइनस के थीटा, और मैं ये एंगल निकालना है कितना, अल्फा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अल्फा, ये अल्फा इक्वल टू, या फिर बोलूं अल्फा प्लस 90, अल्फा प्लस 90 माइनस के थीटा इक्वल टू 90 होगा? अरे ये टोटल Yes, एंगल sir. तो, टोटल एंगल तो 90 है ना ये वाला, ये Yes, sir. टोटल एंगल 90 है और ये 90 माइनस के थीटा है। तो क्या 90 माइनस के थीटा प्लस अल्फा दोनों 90 के इक्वल होने चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? Yes, sir. तो Yes, देखो sir. इधर 90 है, इधर 90, 90 से 90 कट जाएगा, तो आपका ये बीटा, सॉरी बीटा होगा, ये बीटा, बीटा माना है ना मैंने, बीटा माना है, तो बीटा लो इसको, बीटा। तो बीटा क्या आ जाएगा आपका, बीटा थीटा के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? Yes, Yes, sir. sir. तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि अगर ये प्लेन है, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है, और ये इसका वेट हमेशा क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। जब इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है तो यहां से एक सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, ये जो प्लेन जो हॉरिजॉन्टल से एंगल अगर थीटा बना रहा है तो ये भी आपका एंगल बनाएगा थीटा। हर बार इतना ड्रामा नहीं करेंगे कि 90 माइनस के थीटा हर बार निकालें, वो लाइन बनाए 90 और बीटा प्लस 90 माइनस के थीटा इक्वल टू 90 रखें, तो 90 से 90 काटे तब बीटा इक्वल टू थीटा लगा। हमें ये याद रखना है हमेशा, ये आपका हमेशा काम आएगा कि अगर इंक्लाइंड प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट है और वर्टिकली डाउनवर्ड कोई वेट लग रहा है उसका, तो जो सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन होगी उससे वो एंगल वही बनाएगा जो इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है। तो देखो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इस mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर होगा कि नहीं होगा इधर? Yes, sir. अब देखो cos थीटा इससे टच में है, थीटा हमारा इसी वाले कंपोनेंट से, तो इधर क्या होगा, mg cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg sin theta. sin थीटा। ये शायद अभी तीसरे बार में किसी बच्चे ने भेजा था, पीयूष शर्मा ने ये फ्री बॉडी डायग्राम करेक्ट बनाया था बिल्कुल। बेटा अगर इसमें किसी कोई डाउट है कि 90 माइनस के थीटा, थीटा अल्फा, बीटा इक्वल टू थीटा कैसे निकाला है हमने, कोई भी डाउट हो तो मैं दोबारा बता सकता हूँ। No, sir. सबको क्लियर है? Yes. Yes, sir. Oh, yes, sir. आगे बढ़े फिर। Yes, sir. अगर कुछ भी डाउट होता है तो मुझे बाद में भी पूछ सकते हो। और अभी के लिए इतना समझो कि अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन पे, मान लो कोई इंक्लाइंड प्लेन पे कल को कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर ये हॉरिजॉन्टल से मान लो अल्फा एंगल बना रहा है, और ये अगर इसका mg जो है वो इसके वर्टिकल से अल्फा एंगल बनाएगा, और तो इस mg का एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर mg cos अल्फा, और इधर क्या हो जाएगा mg sin अल्फा। ये कंडीशन हमेशा आपको याद रखनी है, आपके बहुत काम आने वाली है ये कंडीशन। हर बार आप 90 माइनस के थीटा थीटा ये ऐसे करके नहीं करोगे। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके देन अब हम आते हैं अपरेंट वेट पे। अरे यार टाइम भी, अच्छा आप ये तो देखा होगा आपने कि आप जब लिफ्ट में बैठते हो तो कभी कभी आपको जब आप नीचे की तरफ उतरते हो तो आपको वेट हल्का फील होता है, और जब आप ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही होती है तो आपको हैवी फील होता है कि Yes, नहीं? Yes, sir. तो अगर आप ये, अच्छा आप ये बताओ कि अगर आपका लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है
ऊपर की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, तो आपका नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? जी प्लस ए। क्या होगा? जी प्लस ए। नहीं समझ में आ रहा है? चलो सर रिपीट करें फिर से। रिपीट करता हूँ, तो एक मिनट जस्ट चाहिए मुझे थोड़ा सा। चलो यहाँ पर बताता हूँ। देखो, मान लो आपका ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और आपका क्या है, लिफ्ट जा रहा है ऊपर की तरफ, किससे? ए एक्सेलरेशन से। लिफ्ट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मुझे क्या चाहिए? हमारा वेट, मुझे चाहिए रिलेटिव एक्सेलरेशन। इन दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है? हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या फॉर्मूला होता था? मान लो मुझे रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है, किसका? मान लो मुझे एक्सेलरेशन चाहिए ग्राउंड का लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड का लिफ्ट के रेस्पेक्ट में। लिफ्ट का एक्सेलरेशन ए है ना, तो मुझे क्या, मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ए ग्राउंड, ए ग्रेविटेशनल माइनस के ए लिफ्ट। यस सर। ए लिफ्ट क्या है? ए लिफ्ट क्या है? ए है मान लो। तो क्या मैं इसको क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? रिलेटिव एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ। तो क्या ए ग्राउंड क्या है आपका? भाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है आपका? जी है ना डाउनवर्ड में, यस सर। है कि नहीं? तो और जी माइनस एल क्या है? इधर अपवर्ड है भाई, यस सर। डाउनवर्ड अपवर्ड, तो एल क्या है आपका? ए है। अरे यार Yes. देखो, अगर आप डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हो, इसको अगर पॉजिटिव लोगे, तो क्या ये एल नेगेटिव का ए आएगा? यस सर। है? Yes. अगर आप जी को डाउनवर्ड पॉजिटिव ले रहे हो तो ए नेगेटिव आएगा। अगर ए को, इसको नेगेटिव ले रहे हो, अगर इसको नेगेटिव ले रहे हो, तो ये क्या आएगा? प्लस आएगा। आएगा कि नहीं? यस सर। दोनों में से कोई भी साइन ले लो। अगर मान लो इसको नेगेटिव लोगे तो ये इसको चलो पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको नेगेटिव लोगे तो देखो, इधर ए जी की जगह पे आपने पॉजिटिव जी रखा, तो ए एल की जगह पे माइनस के ए रखोगे कि नहीं रखोगे? माइनस साइन ये है तो माइनस का ए, तो आपका क्या आ गया? जी प्लस ए आएगा कि नहीं आएगा? ये रिलेटिव एक्सेलरेशन। यानी कि अब आपको इतना समझना है कि जब आप की लिफ्ट अपवर्ड जा रही होगी, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, और लिफ्ट अगर अपवर्ड जा रही होगी तो दोनों एक्सेलरेशन आपके ऐड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? यस सर। सिमिलरली अगर आपके साथ कंडीशन ये होती कि लिफ्ट अगर नीचे आ रही होती, तो लिफ्ट अगर नीचे आ रही होती तो क्या ये भी पॉजिटिव होता? यस सर। तो इसकी जगह पे क्या होता? ये माइनस साइन नहीं होता, तो क्या हो जाता? जी माइनस के ए। रिलेटिव एक्सेलरेशन होता कि नहीं? यस सर। तो जब आपकी लिफ्ट एक्स, और आपका वेट क्या होता है? वेट क्या शो करता है आपको पता है? वेट तो आपका स्केल होता है, वेइंग मशीन जिसको हम बोलते हैं। वेइंग मशीन क्या शो करती है? वेइंग मशीन बताती है आपकी रिएक्शन को, कि आपकी जो नॉर्मल रिएक्शन जो है ना, नॉर्मल रिएक्शन वो क्या है। जैसे कि आप किसी वेइंग मशीन पे खड़े हुए हो, अगर आप किसी वेइंग मशीन पे खड़े हो, अगर आपका वेट मान लो जैसे इसकी तरह 700 आपका वेट है, अगर 700 आपका वेट है, तो क्या वेइंग मशीन भी आपके ऊपर 700 न्यूटन का फोर्स लगा रही होगी अपोजिट डायरेक्शन में? यस सर। तो जो वेइंग मशीन होती है वो आपके नॉर्मल रिएक्शन को ही रीड करती है, नॉर्मल रिएक्शन को रीड करती है कि आप उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हो। थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है, 10 हो गई है, 10 हो गई। मैं सोच रहा हूँ अपरेंट वेट को कंप्लीट ही कर दूं, इसीलिए थोड़ा सा 10 मिनट और लग जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट नहीं, 10 मिनट से ज्यादा लगेंगे नहीं, थोड़ा सा पहले ही हो जाएगा। तो आपका स्केल क्या रीड करता है? आपकी नॉर्मल रिएक्शन को रीड करता है। तो देखो, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि अगर मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड ही लगेगा, अगर मेरी लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो मेरा रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? ऐड हो जाएगा, जी प्लस ए। तो अगर मेरी लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही है ए एक्सेलरेशन से, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड लग रहा है, तो मेरा ए आर क्या होगा? जी माइनस के ए होगा। यस सर। तो आप इतना बताओ कि देखो, नॉर्मल रिएक्शन जो होती है आपका, क्या नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होती है? वेट के इक्वल होती है। कब? जब आप नॉर्मल खड़े हुए हो ग्राउंड पर, लिफ्ट आपकी रुकी हुई है, लिफ्ट जब आपकी रुकी हुई है
तब क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन नॉर्मल, जो आपका वेट होगा वो नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होगा। जैसे ही लिफ्ट आपकी अपवर्ड जाने लग गई, मान लो अपवर्ड जा रही है, तो आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? Yes. Yes, sir. रिलेटिव एक्सेलरेशन जब बढ़ेगा तो आपका वेट क्या होता है, वेट एक्चुअली में वेट होता है आपका m इंटू ए आर, m इंटू ए आर, m मास इंटू रिलेटिव एक्सेलरेशन। जब देखो आपका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है mg, और आपका रिएक्शन फोर्स मान लो ऊपर की तरफ लग रहा है, तो देखो हमारी वे जो मशीन शो करती है वो क्या करती है, रिएक्शन ही तो शो करती है। Yes, sir. जो रिएक्शन शो करती है, मान लो आपका लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमारा लिफ्ट जब ऊपर जा रहा है और रिलेटिव एक्सेलरेशन, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो क्या रिलेटिव एक्सेलरेशन g प्लस ए होगा इस वाली कंडीशन के Yes, अकॉर्डिंग? sir. जी Yes, प्लस sir. ए होगा। तो इधर देखो इस वाले में तो रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, रिएक्शन क्या m कॉमन कर ला, क्या यहाँ से g प्लस ए होगा Yes, रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो जो रिएक्शन शो करेगा क्या वो नॉर्मल वेट से ज्यादा रिएक्शन शो करेगा? yes, sir. भाई वैसे हमारा वेट होता था mg, अब क्या हो रहा है mg प्लस ए, mg प्लस ए, मतलब ए जो एक्सेलरेशन वो कुछ बढ़ा ही है, g में कुछ वैल्यू बढ़ के ही बोली है ना, कम तो नहीं बोली। Yes, sir. तो देखो अगर उसका वेट मान लो 60 kg था, तो अब जब लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो क्या बोलेगा, 65 kg, 64 kg, कुछ ना कुछ 60 से ज्यादा बोलेगा, कम तो नहीं बोलेगा ना, No, sir. 60 से कुछ ज्यादा। अब सिमिलरली लिफ्ट अगर नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे की तरफ आ रही है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g माइनस के ए। Yes, sir. जब g माइनस के ए होगा तो रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, देखो m यहां से कॉमन लो तो g माइनस के ए है। तो देखो जो हमारा वेट होता था mg, अब क्या हो गया, g से कुछ वैल्यू कम हो गई एक्सेलरेशन की। तो क्या अगर आप उसका वेट 60 kg था, उसका वेट 60 kg था, क्या वो 55, 56 कुछ ऐसे करके बोलेगा मशीन उसका? Yes. कम कब बोलेगा, जब लिफ्ट नीचे आ रही है। ज्यादा कब बोलेगा, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है। तो देखो सिमिलरली सेकंड वाले पिक में अगर देखोगे तो आपका नॉर्मल वेट जब लिफ्ट खड़ी हुई है, जब लिफ्ट नहीं चल रही है, तो आपका नॉर्मल वेट किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा। जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो क्या लेसर देन नॉर्मल वेट होगा, Yes, sir. और जब लिफ्ट Yes. आपकी ऊपर की तरफ जा रही है क्या हेवियर देन नॉर्मल वेट होगा। Yes, Yes. sir. अब कंडीशन आती है जब लिफ्ट टूट जाती है, लिफ्ट का एक वायर था जिससे लिफ्ट चल रही थी, लोहे का वायर होता है, वो टूट जाता है, तो जो लिफ्ट नीचे की तरफ गिरेगी क्या वो g एक्सेलरेशन से गिरेगी नीचे की तरफ, Yes, sir. और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी g था। Yes, sir. जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में नीचे की तरफ गिरेंगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो माइनस होता है, तो g माइनस के g हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0। Zero. अब रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर 0 हो गया तो क्या हो गया, नो एपरेंट वेट, यानी कि उस टाइम पे आपको 0 वेट फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मेरी बॉडी में वेट है ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. क्लियर हुआ एपरेंट वेट कैसे निकालते हैं हम? Yes, Yes, sir. sir. कैसे लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमारा हमें वेट बढ़ा हुआ लगता है स्केल पे, और लिफ्ट जब नीचे आती है तो हमें लगता है कि हमारा वेट कम हो गया है। Yes, sir. अब सिमिलरली आप यहाँ पे देखो न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करके, मान लो वेट इसका नीचे की तरफ लग रहा है और इसका नॉर्मल रिएक्शन Fn ऊपर की तरफ लग रहा है, तो हमने क्या किया, सिग्मा F नेट इनटू y डायरेक्शन इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर दिया हमने। न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया तो अपवर्ड डायरेक्शन क्या फोर्स लग रहा है, Fn लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन Fn, Yes, sir. नॉर्मल रिएक्शन Fn हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है, वेट हमारा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो क्या आ गया, ma के इक्वल आ गया। ये हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ पे क्वेश्चंस करेंगे तब हम अप्लाई करना बताएंगे कैसे अप्लाई करते हैं। लेकिन आपको आज ये क्लियर हुआ कि अपरेंट वेट कैसे लगता है, Yes, sir. Yes, लिफ्ट sir. कैसे ऊपर जाती है तब कम होता है, डाउनवर्ड आती है तो ज्यादा होता है, ये सारी चीजें क्लियर हुई आपको, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके देन ऑलरेडी काफी बच्चे ड्रॉप हो गए हैं, फिर एंड करते हैं क्लास को। पता नहीं मैं 5 मिनट मांगी है मैंने आपसे, 5 मिनट भी बच्चे नहीं रुके, ओनली 15 हुई है, 5 मिनट एक्स्ट्रा हुई है बस आपकी।
5 मिनट एक्स्ट्रा के लिए ये बच्चे भाग गए। देखो 27 बच्चे बचे हैं, 45 के करीब आसपास पहुंच गए थे ज्वाइनिंग में स्टार्टिंग में, लेकिन अब 27 बच्चे बचे हैं। ठीक है फिर, Yes, sir. ओके Yes, देन sir. फिर अभी एंड करते हैं फिर क्लास को आज की को। Thank you, sir. Good night, Thank sir. you, sir. Good night, यू sir. Good night. वेलकम एवरीवन, वेलकम। Good night, sir. गुड नाइट, Good वेरी night, गुड sir. नाइट, वेरी गुड नाइट, वेरी गुड नाइट।